नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास रैपिड एग्जाम रिव्यू एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामयिक खुराक के रूपों यानी टॉपिकल डोजेस फॉर्म्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक बहुत ही तेज, सीधा और ज्ञानवर्धक सफर होने वाला है। और हाँ, आपको बता दूं कि इस विशेष समीक्षा की सारी जानकारी हम पूरी तरह से हिंदी में ही कवर करेंगे। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। चलिए जल्दी से आज के हमारे एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे सामयिक खुराक के मूल तत्वों से, फिर अर्ध ठोस प्रकारों को समझेंगे, लोशन और लिनेमेंट की तुलना करेंगे, आंतरिक सामयिक रूपों को देखेंगे, सही रूप का चुनाव कैसे करें ये जानेंगे और आखिर में एक त्वरित परीक्षा सारांश से सब कुछ समेटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, सामयिक खुराक के मूल तत्व। क्यों और क्या समझना। अब सबसे पहला सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये कि जब हम बस एक गोली निगल सकते हैं तो हमें त्वचा पर कुछ लगाने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, सामयिक तैयारी असल में वे खुराक के रूप हैं जिन्हें हम सीधे त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दवाएं दो तरह के प्रभाव दे सकती हैं। पहला है स्थानीय प्रभाव, जैसे किसी दाद या फंगल संक्रमण का सीधा इलाज करना, और दूसरा है प्रणालीगत प्रभाव, जहां दवा त्वचा से होकर खून में मिलती है और पूरे शरीर में असर करती है। परीक्षा के नजरिए से ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके असल फायदे क्या हैं? यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान से सुनिए। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दवा आपके पेट या लिवर से गुजरे बिना सीधे वहीं पहुंच जाती है जहां इसकी जरूरत है। इससे होता यह है कि साइड इफेक्ट्स काफी कम हो जाते हैं और आपको तुरंत आराम मिलता है ना? कमाल की बात। सेक्शन 2, अर्धठोस तैयारी और प्रकार, मलहम, क्रीम, पेस्ट और जल। अब हम अर्धठोस रूपों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा और मजेदार नुस्खा है, OCPG। O से ऑइंटमेंट यानी मलहम, C से क्रीम, P से पेस्ट और G से जेल। मलहम और क्रीम में एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर होता है। मलहम हाइड्रोकार्बन बेस वाले होते हैं जो नमी को तो बहुत अच्छे से रोकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और इन्हें धोना सच में मुश्किल होता है। चूंकि ये इतने गाढ़े होते हैं, इसलिए दवा की बर्बादी से बचने के लिए हमेशा इनकी एक बहुत ही पतली परत लगानी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास धुलने योग्य क्रीम है। मरीज इन्हें कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये चिपचिपे नहीं होते और पानी से बड़ी आसानी से साफ हो जाते हैं। अब क्रीम के अंदर भी दो मुख्य प्रकार के इमल्शन होते हैं। एक होता है पानी में तेल वाला इमल्शन जो आसानी से धुल जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, और दूसरा है तेल में पानी वाला इमल्शन। जरा सोचिए, अगर किसी मरीज की त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है तो उसे क्या चाहिए? उसे तेल में पानी वाली क्रीम चाहिए होगी क्योंकि यह त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करती है। चलिए अब पेस्ट और जल को समझते हैं। पेस्ट बहुत सख्त होते हैं क्योंकि इनमें 20 से 50% तक ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड पेस्ट। ये त्वचा पर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जेल बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। इनमें कार्बोपॉल या जिलेटिन जैसे एजेंट मिलाए जाते हैं। ये बहुत तेजी से दवा को रिलीज करते हैं और लगाते ही त्वचा पर एक शानदार ठंडा एहसास देते हैं। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो यह हिस्सा आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस इतना याद रखिए, मलहम चिपचिपे होते हैं और सूखी त्वचा के लिए बेहतरीन है। क्रीम धुलने योग्य इमल्शन है जो सामान्य त्वचा के लिए एकदम सही है। और जेल पारदर्शी होते हैं जो बालों वाले हिस्सों पर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि ये बालों में उलझते या चिपकते नहीं हैं। सेक्शन 3, लोशन बनाम लिनेमेंट, रगड़ने का नियम। अब हम तरल रूपों पर आते हैं। परीक्षा में एक सबसे बड़ी गलती जो अक्सर छात्र करते हैं वो है लोशन और लिनेमेंट के बीच का अंतर भूल जाना। चलिए इस भ्रम को आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रगड़ने का नियम। लिनेमेंट का इस्तेमाल हमेशा मालिश या रगड़ने के साथ ही किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दवा दर्द वाली मांसपेशियों में गहराई तक प्रवेश कर सके। इसके बिल्कुल उलट लोशन को बिना रगड़े त्वचा पर बहुत ही हल्के हाथों से लगाया जाता है। यह त्वचा को ठंडक और आराम पहुंचाता है, खास तौर पर जब इसे शरीर के बड़े हिस्सों पर लगाना हो। तो निष्कर्ष क्या निकला? लोशन और जेल ठंडा प्रभाव देते हैं, जबकि मलहम नमी को त्वचा के अंदर ही रोक कर रखते हैं, और लिनेमेंट जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने के लिए गर्माहट पैदा करते हैं और त्वचा के अंदर तक जाते हैं। परीक्षा के लिए इन नैदानिक उदाहरणों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। सेक्शन 4, आंतरिक सामयिक रूप, सपोजिटरी और पेसिरी।
अब तक हमने सिर्फ उन चीज़ों की बात की जो त्वचा के बाहर लगाई जाती हैं। चलिए अब म्यूकोसल डिलीवरी सिस्टम्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कमाल करते हैं। सपोजिटरी वास्तव में एक बहुत ही खास खुराक का रूप है। इसे मलाशय में डाला जाता है, जहां ये शरीर के तापमान से अपने आप पिघल जाती है। सोचिए, ये उन मरीजों के लिए कितना बड़ा वरदान है जिन्हें लगातार उल्टी हो रही है और वे मुंह से दवा नहीं खा सकते, क्योंकि ये भी पेट को पूरी तरह से बाईपास करती है। इसके 3 मुख्य बेस याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है CGP। C से कोकोआ बटर, G से ग्लिसरिनेटेड जिलाटिन और P से PEG। इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब पेसरी और सपोजिटरी में क्या फ़र्क है? बहुत ही स्पष्ट है। सपोजिटरी मलाशय के लिए होती हैं, जिनका उपयोग कब्ज या बवासीर जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ पेसरी योनि के लिए बनाई जाती हैं। ये आकार में थोड़ी बड़ी और अंडाकार होती हैं और मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन जैसी स्थानीय समस्याओं के सीधे इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। सेक्शन 5, सही रूप का चयन, नैदानिक निर्णय लेना। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान आपके क्लिनिकल निर्णय लेने के कौशल को कैसे और मजबूत करता है। एक अच्छा फार्मासिस्ट या डॉक्टर सही दवा का चुनाव कैसे करता है? इसके 3 आसान कदम हैं। सबसे पहले त्वचा की स्थिति देखिए, क्या ये सूखी है या बालों वाली है? दूसरा कदम, दवा की प्रकृति क्या है? और तीसरा, क्या हमें केवल उसी हिस्से पर असर चाहिए या पूरे शरीर में? बस इसी लॉजिक के आधार पर हम सही खुराक का रूप तय करते हैं। चलिए इसे एक वास्तविक मरीज पर लागू करके देखते हैं। अगर किसी मरीज को बालों वाले हिस्से पर दवा लगानी है, तो क्या आप उसे कोई सख्त पेस्ट देंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसे जेल देंगे जो आसानी से लग जाए। लेकिन अगर किसी मरीज की त्वचा अत्यधिक सूखी है, तो उसे मलहम की ही जरूरत होगी ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे। और हाँ, अत्यधिक सूखी त्वचा के मामलों में हम दवा को और गहराई तक पहुंचाने के लिए मलहम के ऊपर एक ऑक्लूसिव ड्रेसिंग या पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 6, त्वरित परीक्षा सारांश, मास्टर चीट शीट। दोस्तों, अब हम अपनी इस समीक्षा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। अब समय आ गया है उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को एक साथ समेटने का जो हमने अब तक सीखी हैं। लेकिन याद रखिए, सामयिक खुराक के कुछ नुकसान और रेड फ्लैग्स भी होते हैं। कुछ दवाएं त्वचा के अंदर तक ठीक से नहीं जा पाती। सबसे बड़ी चेतावनी है त्वचा में जलन होना, जैसे लालिमा या खुजली महसूस होना। अगर ऐसा होता है तो तुरंत दवा का उपयोग रोक देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको क्रीम के रंग में बदलाव दिखे या वह अलग अलग हिस्सों में बंटने लगे, तो समझ जाइए कि यह अस्थिरता का संकेत है। और हाँ, दवाओं को खराब होने या पिघलने से बचाने के लिए इन्हें हमेशा घर में किसी ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें। और ये रही हमारी अल्टीमेट मास्टर चीट शीट। परीक्षा कक्ष में जाने से ठीक पहले इसे अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। मलहम चिपचिपे और हाइड्रोकार्बन बेस वाले होते हैं। क्रीम आसानी से धुल जाती हैं। पेस्ट में 20 से 50% तक ठोस पदार्थ होता है जो रिसाव को सोखने का काम करता है। और जेल पारदर्शी होते हैं जो बहुत तेजी से अपना असर दिखाते हैं। तो जाते जाते आपके लिए सोचने को एक सवाल। अगर ये सामयिक दवाएं पेट को बाईपास करके साइड इफेक्ट तो बचा लेती हैं, लेकिन भविष्य की नई तकनीकें इनकी सबसे बड़ी समस्या यानी त्वचा के अंदर दवा का ठीक से प्रवेश न कर पाना को कैसे सुलझाएंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ कर दिए होंगे। अंत तक जुड़े रहने और अपने शानदार फोकस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं।